हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है क्लास 12 की जो हमारी सेकंड बुक है, जो हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इससे पहले ऑलरेडी हमने इसके 2 लेक्चर डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम ग्रीन रिवॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशंस क्यों लाए गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, यानी कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिला था ग्रीन रिवॉल्यूशंस के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या थे, मेन प्रॉब्लम्स क्या है डेवलपमेंट का, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, मेन प्रॉब्लम्स जब हम डिस्कस करेंगे इसमें हम इंडस्ट्रीज वर्सेस एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्लानिंग कमीशन के बारे में एक बार देखेंगे कि किस कारण से क्या है प्लानिंग कमीशन को ड्रॉबैक करके नीति आयोग लाया गया था, और नीति आयोग के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो हमारा 2 लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। इन 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिया की जो इकोनॉमिक थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो 5 ईयर प्लान था, जो कि हमने किससे, रसिया से इंस्पायर होकर अडॉप्ट किया था। उस टाइम पे ये क्या हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था। उसमें हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान और जो प्रॉब्लम थे हमारे एग्रीकल्चर में उसके बारे में डिस्कस किया था। जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे एग्रीकल्चर के लिए, या एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी कह सकते हो आप इसे, उसके बारे में डिस्कस किया था। और उस टाइम पे जो इंडिया में जो फूड क्राइसिस था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारा लेक्चर 3 रहेगा वो मैंने बता दिया है कि आज की वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हमारा जो चैप्टर 3 है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा 24th चैप्टर है, पार्लियामेंट्री फॉरम तो कंप्लीट कर लिया, पार्लियामेंट्री कमिटीज भी, पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब हमारा पार्लियामेंट्री ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम क्लास 12 की जो सेकंड बुक चल रही है पैरेलल में, उसका हम 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से पैरेलल में हम 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, एक एम लक्ष्मीकांत और दूसरा एनसीईआरटी पॉलिटी। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 की जो हमारी फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो कंप्लीट की जा चुकी है। वो सारी प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैं उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इजिली एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशंस के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब ग्रीन रिवॉल्यूशंस को हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। हरित क्रांति। अब देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशंस कहते किसे हैं। अगर बात करते हैं, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन था, यानी कि एक ऐसा पीरियड को कहा जाता है जिसमें कि भारत की जो प्रोडक्शंस थी, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस थी, जिसमें हम फूड ग्रेन्स की बात करते हैं, उसके प्रोडक्शंस काफी ज्यादा क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे। तो हमारी कंट्री में जो फूड प्रोडक्शन था, यानी कि जो ग्रेन फूड की जो प्रोडक्शन थी, वो 1964 से लेकर के 1967 इन ड्यूरेशंस में क्या था, काफी ज्यादा हमारी जो ग्रेन फूड्स की जो प्रोडक्शन थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। तो इसीलिए हम इस ड्यूरेशंस को क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशंस कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से आप क्या समझते हो, तो सीधा सीधी कह देना कि 1964 से लेकर के 1967 की ड्यूरेशंस में जो भी हमारी फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस बढ़ गए थे अचानक से, तो उसको, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशंस कहते हैं। उसमें इसमें अगर हम बात करते हैं कि हरित क्रांति कैसे आया, किन कारण की वजह से क्या हुआ कि हमें ग्रीन रिवॉल्यूशंस लाना पड़ा, या किन कारण से ग्रीन रिवॉल्यूशंस आया। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंस हुई थी उस टाइम पे क्या था, हमारी कंट्री के सामने 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी। 3 मेजर प्रॉब्लम्स में से पहला था हमारे पास अपनी कंट्री को क्या करना, एक यूनाइट करना। कितने उस टाइम पे, क्यों, क्योंकि 565 जो प्रोविंशियल स्टेट थे उस टाइम, उन सबको मिलाकर के एक अखंड भारत का निर्माण करना, ये हमारे सामने पहली चुनौती थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, एक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, यानी कि एक सक्सेसफुल लोकतंत्र को स्थापित करना। और तीसरा था हमारे पास डेवलपमेंट। क्या था हमारे पास, डेवलपमेंट।
जब हमने इन दोनों अपने प्रॉब्लम्स को क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था, जो तीसरा हमारे पास बच गया था डेवलपमेंट, तो उसको सॉल्व करना काफी ज्यादा जरूरी था। तो इसीलिए देखिए उस टाइम पे हमारी कंट्री में क्या थी, प्रोडक्शंस काफी ज्यादा लो थी। हम जो वेट्स थे वो यूएसए से क्या किया करते थे, उस टाइम पे इंपोर्ट करवाया करते थे। तो फूड ग्रेन्स में या ग्रेन्स क्रॉप में प्रोडक्शंस लाने के लिए क्या लाया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशंस लाया गया था। यानी कि देश में, या हम बात करते हैं कंट्री के अंदर, जो भी हमारी ग्रेन फूड्स प्रोडक्शंस जो लिमिटेड था, यानी कि जो कम मात्रा में हुआ करता था, उस प्रॉब्लम्स को बढ़ा, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए क्या करने की किसकी जरूरत पड़ी थी, ग्रीन रिवॉल्यूशंस लाने की जरूरत पड़ी थी। अगर आप देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशंस में क्या क्या था, सबसे पहले क्या था, एक गुड क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड कराना था। तो आप इस पॉइंट्स में ये लिख सकते हो कि प्रोवाइडेड गुड क्वालिटी सीड्स, यानी कि आप अगर हिंदी बात करें, एक अच्छी किस्म के बीज का उपलब्ध करवाना। उसके बाद क्या था कि जितने भी जो किसान थे, यानी कि जो फार्मर थे, उनको जो उनके लैंड थे, लैंड के अनुसार क्या है, उत्पादन की सलाह देना, यानी कि एडवाइस करना। तो आप इसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि एडवाइज्ड एडवाइस के स्पेलिंग आप यहां से करेक्ट कर लो, ठीक। एडवाइज्ड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू लैंड, फिर बात करते हैं इसमें क्या था, प्रोवाइड मोर हेल्प टू द फार्मर्स, यानी कि जितने भी जो फार्मर्स थे उनको क्या करना, हेल्प प्रोवाइड कराना। प्रोवाइडेड मोर हेल्प टू द फार्मर, ताकि जिसके वजह से क्या है कि जो हमारे फूड ग्रेन्स थे उसके प्रोडक्शंस को क्या किया जा सके, जो हमारे फूड ग्रेन्स थे उसमें क्या किया जा सके, प्रोडक्शंस को इंक्रीज किया जा सके। अब बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़े थे। यानी कि अब अगर आप ये समझिए कि जो हमारी कंट्री में जो हरित क्रांति लाए गए थे या ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़े थे, पॉजिटिव इफेक्ट। अगर हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें कि हमारी जो प्रोडक्शंस थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गए थे। यानी कि जो फूड प्रोडक्शंस थे, फूड प्रोडक्शंस वो क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। दूसरा क्या था कि हमारा जो देश था क्या बन गया था, सेल्फ रिलेंट बन गया था फूड प्रोडक्शंस में। यानी कि जो खाद्य उत्पादन है उसमें भारत क्या बन गया था, आत्मनिर्भर बन गया था। तो आप इसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि इंडिया बिकम सेल्फ रिलेंट इन फूड प्रोडक्शन, तीसरा क्या था कि इसमें हमने नए नए टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया था। तो तीसरा पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि न्यू टेक्नोलॉजी स्टार्टेड being used in agriculture, चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो इसमें कि जितने भी जो मिडिल पेसेंट्री थे, यानी कि जो मिडिल फार्मर्स थे, वो क्या हो गए थे, अब उनकी जो प्रोडक्शंस की वजह से वो क्या होने लगे थे, ग्रोथ होने लगे थे। यानी कि जितने भी जो
मध्य यानी कि आप समझ रहे जो मिडिल फार्मर्स थे वो उनके जो मिडिल फार्मर्स के जो क्लासेस थे वो क्या होने लगे थे, उनका राइज होना स्टार्ट हो गया था। तो ये आप लिख सकते हो चौथा पॉइंट में, द राइज ऑफ द मिडिल फार्मर्स क्लासेस। फिफ्थ पॉइंट्स में क्या था, अगर हम फिफ्थ प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसमें जितनी भी जो एग्रीकल्चर थे यानी कि जो एग्रीकल्चर था उसको क्या कर दिया गया था, यानी कि कॉमर्शलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया गया था, यानी कि कृषि में क्या था, व्यापारीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। तो आप इसमें पांचवा पॉइंट लिख सकते हो, कॉमर्शलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर। ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट थे किसके, ग्रीन रिवॉल्यूशंस के। अब बात करते हैं इसके लेकिन कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े थे ग्रीन रिवॉल्यूशंस के। अब बात करते हैं नेगेटिव की, नेगेटिव इफेक्ट जिसे हम नकारात्मक प्रभाव भी कहते हैं। अब देखिए हरित क्रांति के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स में क्या पड़ा था कि इसमें कुछ ही यानी कि बात करते केवल कुछ किस्म की ही फसलों जैसे कि चावल गेहूं के उत्पादन में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। यानी कि अगर हम बात करें जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें कुछ ही हमारी जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन था उसमें इंक्रीज हुआ था, और वो कौन कौन सा था, हमारा था एक राइस और व्हीट। तो जैसे कि आप कह सकते हो व्हीट एंड राइस में क्या हुआ था, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। फिर इसमें एक चीज ये भी था कि जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसके जो इफेक्ट्स थे वो क्या थे, कुछ ही एरियाज में लिमिटेड रह गए थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इसमें क्या था, इन्हीं एरियाज में क्या रह गए थे, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसका पॉजिटिव इफेक्ट्स रहा था। बाकी अदर स्टेट्स में इसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं रह पाया था। तो आप इसमें ये भी पॉइंट्स लिख सकते हो, लिमिटेड एरिया, लिमिटेड एरियाज, जैसे कि आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हरियाणा हो गया। तो जो इसके जो प्रोडक्शंस थे वो क्या थे, लिमिटेड ही रह गए थे। इसमें फिर बात करते जो रिच फार्मर और जो पुअर फार्मर थे इनके बीच में काफी ज्यादा इकोनॉमिकली गैप आ गया था। तो आप इसमें लिख सकते हो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर, पुअर फार्मर यानी कि जितने भी जो किसान थे, अमीर किसान और जो गरीब किसान थे उनके बीच में जो इकोनॉमिकली बात करते हैं आर्थिक रूप से क्या था, काफी ज्यादा गैप आ गया था। फिर ये बात करते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो पूरे भारत में यानी कि सक्सेस या बात करते हैं पूरी कंट्री में बेनिफिट नहीं कर पाया था, वो एक लिमिटेड एरियाज में रह गया था। तो ये कुछ नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं किसके, ग्रीन रिवॉल्यूशंस के। अब बात करते हैं मेन प्रॉब्लम्स क्या है डेवलपमेंट का। हम बात करते हैं किस बारे में, मेन प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, मेन प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जो मुख्य विवाद था विकास का उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज के बारे में। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज, अब देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसके बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी ज्यादा किस पे थी, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों की ही क्या थी, हालत काफी ज्यादा खराब थी।
अगर हम बात करते वैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो देश में लगभग 70% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो किस में पार्टिसिपेट कर रही थी, एग्रीकल्चर में निर्भर थी, यानी कि एग्रीकल्चर पे क्या करती तो डिपेंडेंट थी। फिर अगर हम बात करें पर फिर भी देश में जो फार्मर थे या हम बात करते जो कृषि थे कि जो हालत थी वो काफी ज्यादा क्या थी, यानी कि काफी ज्यादा खराब थी। तो हमारी कंट्री में टाइम फार्मर्स की जो हालत थी वो काफी ज्यादा क्या थी, खराब थी। और दूसरी तरफ अगर हम इंडस्ट्रीज सेक्टर की बात करते तो उसकी हालत कृषि से भी ज्यादा खराब थी। फिर अगर हम बात करें कि दोनों ही जो सेक्टर है यानी कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था या हम इंडस्ट्रीज सेक्टर की बात करते हैं का अपना अपना महत्व था, इसीलिए क्योंकि दोनों ही सेक्टर का विकास करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि किस क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण, यानी कि किस क्षेत्र में या किस सेक्टर में को कितना महत्वपूर्ण दिया जाए, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या था कि जो हमारा बात करते हैं जो कृषि था या हम इंग्लिश में अगर बात करें जो एग्रीकल्चर था पर ज्यादा ध्यान देते, यानी कि ज्यादा ध्यान देने की वजह से क्या था जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो क्या रह जाता, पीछे रह जाता। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा फोकस करते तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता, वो पीछे रह जाता। तो समस्या ये थी कि हम किस तरीके, यानी कि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम किस सेक्टर को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। जहां एक तरफ क्या था, अगर हम कृषि खदान की बात करें और कच्चे माल का स्रोत भी था, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो क्या है, रॉ मटेरियल का एक सोर्स माना जाता। और विकास के लिए रॉ, अगर किसी भी प्रोडक्शंस की बात करते तो उसमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट सबसे पहले पड़ती है। और इसी वजह से क्या है कि जो भी प्लानर्स थे यानी कि जो योजना बनाने वाले थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले किस पे, उद्योग या कृषि में से एक को चुनने की समस्या बनी रही कि अब सबसे पहले हम किसको चुने, इंडस्ट्रीज को चुने या हम एग्रीकल्चर को चुने। अब वहीं पे अगर बात करें किसके बारे में, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के बारे में, या आप कह सकते हो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। अब देखिए अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं तो जिसमें हम निजी कंपनी की बात करते हैं, प्राइवेट मतलब सरकारी। अब देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट चैप्टर में जो डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री के सामने इकोनॉमिक्स के लिए दो मॉडल थे, एक था हमारा सोशलिज्म, दूसरा था कैपिटलिज्म। तो उसमें भी हमने राइट्स विंग्स और लेफ्ट विंग्स का जो आइडियोलॉजी थी या जो उनकी पॉइंट्स ऑफ व्यू थे हमने उसके बारे में देखा था। तो इन दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू को देखते हुए हमने क्या किया, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक्स अडॉप्ट किया जिसमें कि कुछ सेक्टर प्राइवेट के हाथ में होगा, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में होगा। तो इसीलिए क्या था कि हमारी कंट्री ने क्या किया था, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक्स को अपनाया। अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि किस तरह से इन दोनों क्षेत्र को, इन दोनों सेक्टर्स में क्या किया जाए, डेवलपमेंट लाया जाए। या हम बात करते जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था या हम बात करते जो हमारा पब्लिक सेक्टर था, यानी कि दोनों के लिए ही क्या था, जो कल्याण है या हम वेलफेयर की बात करते हैं तो वो क्या था, काफी ज्यादा जरूरी था। पर इसमें क्या था, भ्रष्टाचार यानी कि जो करप्शन है और जो निम्न उत्पादक जैसी की जो भी समस्याएं थी वो उत्पन्न हो रहे थे, यानी कि दोनों के, यानी कि जो अदर्स प्रॉब्लम्स थी वो भी क्या हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं या प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो देखिए उसमें क्या था, जो करप्शन थे और जो हम बात करते अदर प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स की उसकी भी संभावना क्या थी, तो कम, यानी कि कम थी। पर इसके द्वारा क्या था कि जो हमारा सोशल वेलफेयर था, सोशल वेलफेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जैसे कि आप सबको भी पता है कि अब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में वर्किंग आवर ज्यादा रहता है कंपेयर टू सैलरी पेमेंट के। वहीं पे अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे क्या रहता है, एक फ्लेक्सिबल वे में हमें काम करने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये था कि प्राइवेट सेक्टर में करप्शन से अदर प्रॉब्लम्स तो कम थे बट जो वेलफेयर था उसकी क्या थी, कमी थी। इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि जो भी प्लानर्स थे यानी कि जो भी योजना बनाने वाले थे, जो योजना बना रहे थे, तो उनके बीच में क्या था, जो हमारी प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर थे कि जो अगर हम रोल की बात करते हैं उसके क्या रोल्स होंगे को लेकर के दोनों के बीच में क्या बना रहा था, दोनों के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूट बना रहा। तो ये क्या था, एक
प्राइवेट सेक्टर यानी कि हमारे पास जो डेवलपमेंट था उसके लिए क्या था, एक प्रॉब्लम था। अब बात करते हैं हम प्लानिंग कमीशन के बारे में, यानी कि जिसे हम योजना आयोग कहते हैं, प्लानिंग कमीशन। अब देखिए, अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो भारत के अंदर क्या है, विकास करने की आवश्यकता को देखते हुए क्या था कि जो प्लानिंग कमीशन को अपनाया गया था। और ये मैंने आपको बताया था कि जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या करेगा, 5 साल के लिए क्या करेगा, पूरी प्लानिंग करेगा कि कंट्री के अंदर किस किस सेक्टर पे कितना फोकस किया जाना चाहिए था। तो जो हमारा पहला प्लानिंग कमीशन था वो कब आया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने इसे कल ही की वीडियो में बताया था। फिर देखिए, जो भी योजना बनाए गए थे या जो भी योजना बनाने और उसका जो आकलन करना यानी कि एस्टिमेट जो करना था, करने के लिए क्या है, सरकार ने प्लानिंग कमीशन यानी कि जो प्लानिंग कमीशन उसका फॉर्मेशन किया था। जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसकी शुरुआत 1915 मार्च यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग थी वो 15 मार्च 1950 में हुई थी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसको ध्यान में रखते हुए कि हम उसको फ्यूचर में किस तरीके से, और मतलब कि जो रिसोर्सेस उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के लिए योजना का निर्माण करना यानी कि प्लान को बनाना था, ताकि हम देश को तेजी से डेवलपमेंट यानी कि देश में हम तेजी से डेवलपमेंट ला सके। फिर देखिए, अगर हम जो प्लानिंग कमीशन थी उसकी कुछ कमियां भी थी। कमियां क्या क्या थी, जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी उसका जो सबसे पहला कमी था वो क्या था कि केंद्र सरकार का इस पे प्रभाव ज्यादा था, यानी कि जो इसका इन्फ्लुएंस था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा था। प्लानिंग कमीशन पे इन्फ्लुएंस किसका ज्यादा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस क्या था, काफी ज्यादा था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं और उसमें भी क्या था कि जो भी प्लानिंग बनाई जाती थी वो किसके द्वारा बनाई जाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती थी, और स्टेट पे लाग जाकर के क्या कर दिया जाता था, इम्पोज कर दिया जाता था। तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी, वो यही थी। उसके बाद बात करें अगर, तो इसमें जो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें इनकी कमी थी, यानी कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसमें जो स्टेट की जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो क्या थे, काफी ज्यादा कम थे। तो इस वजह से क्या था कि जो भी प्लानिंग कमीशन में जो प्लान किए जाते थे उसको इंप्लीमेंट करना, इंपोज करना काफी ज्यादा क्या हो जाता था, डिफिकल्ट पड़ जाता था, यानी कि काफी ज्यादा मुश्किल पड़ जाता था। अगर बात करें जो डिफरेंट टाइप्स के जो यानी कि जो डिफरेंसेस जो पार्टीज के बीच में भी होने वाली, जो अगर हम पॉलिटिक्स यानी कि बात करते हैं, पॉलिटिक्स की वजह से क्या था कि जो भी प्लानिंग होते थे, प्लानिंग को बनाने और लागू करने में भी क्या आती थी, प्रॉब्लम्स आती थी। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारी कंट्री में एक क्वाजी फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है, यानी कि स्टेट के अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और सेंट्रल पे अलग रिप्रेजेंटेटिव। अगर किसी स्टेट में अपोजिशन की अगर गवर्नमेंट रहती थी तो उस कंडीशंस में क्या होता था कि जो प्लानिंग कमीशन की जो प्लानिंग होती थी वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था उसको इंप्लीमेंट करने में। फिर देखिए, उसमें क्या था कि जो भी स्टेट के पास जो रिसोर्सेस होते थे उसको क्या करने में, कलेक्ट करने में भी क्या आती थी, काफी ज्यादा समस्या आती थी। तो ये कुछ मेन प्रॉब्लम्स थे, मेन कमियां थी किसकी, नीति आयोग, सॉरी उसकी प्लानिंग कमीशन की। अब बात करते हैं हम नीति आयोग के बारे में। किसके बारे में, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये दो क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए, इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए, यानी कि जो भी मैंने आपको प्लानिंग कमीशन में जो प्रॉब्लम्स बताए थे, उन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्या था, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो 2015 में किसको लेकर के आई, नीति आयोगों को लेकर के आई। यानी कि 2015 में जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो उसको खत्म कर दिया और उसको रिप्लेस करके क्या लेकर के आई, नीति आयोग लेकर के आई। अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं, इसमें जो योजना है या आयोजन है किस तरह से किया जाएगा, या जो भी हमारे पास रिसोर्सेस उसका जो बात करते हैं बंटवारा है वो किस तरीके से द्वारा किया जाएगा, ये आयोग के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसके पास होगी, देश के फाइनेंशियल मिनिस्टर को सौंप दी गई। और इस वजह से जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, या हम बात करते हैं जो रिसोर्सेस का आवंटन है कि समस्या क्या थी, वो समाप्त हो गई। उसके बाद देखिए,
जो हम बात करते हैं किसके बारे में, जो हम यानी कि देखिए हर एक स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स थे, और यह बात करते जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है, तो उनमें क्या किया गया था कि जो भी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या है को यानी कि जो स्थान दिया गया था, जिससे क्या था कि राज्य के बीच में जो भी रिप्रेजेंटेटिव की जो समस्या आई थी वो क्या हो गई थी, समाप्त हो चुकी थी। यानी कि आप ये समझिए कि जो हमारा जो नीति आयोग था उसमें स्टेट के हर एक चीफ मिनिस्टर को, और जो यूनियन टेरिटरी थे आज के टाइम पे जो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी, उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको भी क्या है नीति आयोग में क्या दिया गया था, एक रिप्रेजेंटेटिव प्लेस दिया गया था। तो जिसके वजह से क्या था कि जो रिप्रेजेंटेटिव की समस्या थी वो भी क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो देखिए जो भी प्लानिंग कमीशंस में प्रॉब्लम्स थी, अब देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि किस तरीके से क्या था इसकी जो संरचना है वो की गई है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें कि जितने भी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या होंगे, यानी कि देखिए जितने भी अगर हम बात करें जो चीफ्स हैं वो क्या होंगे, जो चीफ्स ऑफ द जो कमीशन है वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। यानी कि इन शॉर्ट आप समझिए नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होंगे, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। दूसरी बात देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा किसको, तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होगा उनको। तो देखिए जो भी गवर्निंग काउंसिल है इंक्लूडेड उसमें चीफ मिनिस्टर, और हर यानी कि देखिए चीफ मिनिस्टर हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके, यूनियन टेरिटरी के, इसमें इंक्लूडेड होंगे। इसमें देखिए कुछ मुख्य तथ्य ये भी है, यानी कि अगर हम सम की फैक्ट्स की बात करते हैं तो पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, इसमें अरविंद पनगरिया, और जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि जो इसके सीईओ थे वो कौन थे, जो यानी कि सिंधु श्री कुल्लर यानी कि कुलकर, ये इसके कौन थे, पहले सीईओ थे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्लास 12 की जो हमारी सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो आज हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 25 है पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, उसको डिस्कस करेंगे। जब हमारे ये चैप्टर पार्लियामेंट्री ग्रुप्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसके बाद इस जो हमारा एनसीईआरटी का क्लास 12 की जो सेकंड बुक है उसका हम 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट है वीडियो के यानी कि कोई भी डाउट है अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसी का अगले नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे, तब हम अपने आगे के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।